नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है, लेकिन यह लहर मुंबई का कुछ खास शायद नहीं बिगाड़ पाएगी। जी हां, ये हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल बीएमसी और टीआईएफआर यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की एक रिपोर्ट सामने आई है, एक सर्वे सामने आया है। टीआईएफआर के सीरो सर्वे के मुताबिक मुंबई के 80% लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 80% लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, चाहे वो सिम्टोमेटिक रहे हो, एसिम्टोमेटिक रहे हो। और यही नहीं, खास बात यह है कि 50% से ज्यादा बच्चों में भी एंटीबॉडीज पाई गई हैं। एंटीबॉडीज यानी कि वो प्रोटीन जो आपको कोरोना के संक्रमण के खिलाफ प्रोटेक्शन देते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में मुंबई में तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक नहीं होगी और बच्चों को भी क्या इससे वाकई में नुकसान नहीं होगा? आज अपने खास मेहमानों से इस रिपोर्ट पर, इस सर्वे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। तीसरी लहर, ये शब्द आज किसी के भी दिल में खौफ और दहशत भरने के लिए काफी है, लेकिन शायद माया नगरी मुंबई के लिए ऐसा नहीं है। कम से कम बीएमसी और टीआईएफआर यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की रिपोर्ट तो कुछ इसी ओर इशारा करती है। बीएमसी की रिपोर्ट कहती है कि कोरोना से बच्चों को खतरा बेहद कम है, तो टीआईएफआर कहता है कि तीसरी लहर का मुंबई पर असर उतना नहीं होगा जितना कि दूसरे बड़े शहरों पर। ऐसा क्यों है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। टीआईएफआर की रिपोर्ट कहती है कि 80% मुंबई वालों को किसी न किसी रूप में कोरोना हो चुका है। ये आबादी पहली और दूसरी लहर में संक्रमित हो चुकी है, इसलिए कोरोना की तीसरी लहर का मुंबई पर कम असर देखने को मिल सकता है। हालांकि तीसरी लहर में री इन्फेक्शन की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए डॉक्टरों और कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है। लेकिन अगर राज्य सरकार इससे पहले 75 से 95% लोगों को वैक्सीनेट कर दे तो लोग ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। तो एक तरफ जहां टीआईएफआर की रिपोर्ट कम से कम मुंबई के माथे से शिकन हटाने की कोशिशें करती दिखती है, तो वहीं बीएमसी की रिपोर्ट माता पिता के मन में बच्चों के कोरोना होने की आशंकाओं पर भी विराम लगाने की कोशिश करती है। मुंबई में कराए गए सीरो सर्वे के आधार पर तैयार बीएमसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुंबई के 50% से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडी बन चुकी है। जिन बच्चों में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी बनी है उनकी उम्र 10 से 14 साल के बीच है। ऐसे बच्चों की संख्या 54% से भी ज्यादा है। वहीं 15 साल से 18 साल के 51% से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडी बन चुकी है। 5 से 9 साल के 47% और 1 से 4 साल के 51% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिन बच्चों को कोरोना हुआ भी था, उनमें भी ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक थे। वहीं कुछ बच्चों में ज्यादातर संक्रमण भी देखने को मिला था। लेकिन रिपोर्ट ये भी कहती है कि माता पिता बच्चों को लेकर लापरवाह ना हों और घर के बाहर मास्क के साथ कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी ये कह चुकी है कि कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर कम असर देखने को मिलेगा। बीती दोनों लहरों में सिर्फ 2.5 से 3% बच्चे ही कोरोना की चपेट में आए थे। टीआईएफआर और बीएमसी की रिपोर्ट जहां एक तरफ ये कह रही है कि मुंबई को तीसरी लहर से डरने की जरूरत नहीं है, वहीं ये हिदायत भी दे रही है कि कोरोना के खिलाफ लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसलिए आपने भले ही वैक्सीन लगवा ली हो, भले ही आपके शरीर में एंटीबॉडी मौजूद हो, फिर भी बिना कारण घर से बाहर ना निकलें। और अगर निकलें भी तो चेहरे पर मास्क के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें, क्योंकि आपकी लापरवाही आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या वाकई में मुंबई के पास एंटीबॉडी कवच मौजूद है? और एंटीबॉडीज का होना क्या गारंटी है इस बात की कि आपको कोरोना नहीं होगा? या फिर एंटीबॉडीज के साथ साथ, और एंटीबॉडी कौन सी है? ये एंटीबॉडी इन्फेक्शन वाली है एंटीबॉडीज हैं या फिर ये वैक्सीनेशन वाली एंटीबॉडीज हैं? बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आज देंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड में क्रिटिकल केयर के डायरेक्टर और महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर राहुल पंडित। डॉक्टर राहुल पंडित, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। और नानावती हॉस्पिटल मुंबई की पीडियाट्रिशियन डॉक्टर जागृति संघवी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर जागृति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पंडित, सबसे पहला सवाल सीधा सपाट, क्या वाकई में
इंटरनेशनल फिनोमेना देखें, 60% के आसपास अगर इन्फेक्शन है, एंटीबॉडीज हैं पॉपुलेशन में, तो कहा जाता है हर्ड इम्यूनिटी हो गई है। तो क्या वाकई में मुंबई में हर्ड इम्यूनिटी आ गई? दीपक जी, गुड इवनिंग। धन्यवाद मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। गुड इवनिंग सर। अगर हर्ड इम्यूनिटी आ गई होती तो आज मुंबई में जो है 600 से 800 केसेस नहीं दिखते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कह सकते हैं विश्वास से कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, क्योंकि अगर हम हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट करें तो आज भी 600 से 800 के बीच में करीब करीब 1.5 हफ्ते से 2 हफ्ते से केसेस है। उसके पहले थोड़े से ज़्यादा और कम हुए थे। सेकेंड बात ये है कि ये जो एंटीबॉडीज आई है, पॉपुलेशन जो इन्होंने रिसर्च की है उसमें दिखी है, विश्वासजनक रिपोर्ट है, पर इसके ऊपर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हमको जो है थोड़ा भी बेपरवाह होना है या कोविड के खिलाफ जो है हमारे जो प्रयत्न चालू है उसको कम करना है। उल्टा इसके ऊपर हमको और मजबूती से आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमें दिख रहा है कि 80% एंटीबॉडीज अगर कोई पॉपुलेशन में है, तो ये वक्त है कि हम हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव आगे बढ़ाएं। ये वक्त है हम हमारा जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को और एम्फसाइज करें, टेस्टिंग ट्रेसिंग को और एम्फसाइज करें। क्योंकि अगर आप दिल्ली को देखो तो दिल्ली में मेरे ख्याल से, अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है, तो दूसरे वेव आने के थोड़े दिन पहले एक सीरो सर्वे हुआ था जिसमें कि शायद उनको 40 या 45% जो है एंटीबॉडीज थी करके बताया गया था एक पॉपुलेशन में। पर दिल्ली में हम जानते हैं कि बहुत जोर से लहर आई थी, और जैसे कि पूरे भारत में आई थी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली एक अकेले शहर था। पर एंटीबॉडीज का होना मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको शायद माइल्ड इन्फेक्शन होगा, पर आप उनको फैला सकते हो जिनको कि इन्फेक्शन जो है, जिनको कि एंटीबॉडीज नहीं है, और फिर उनको अगर इन्फेक्शन हुआ तो उनमें जो है सीवियर इन्फेक्शन होने की मात्रा हो सकती है। इसलिए इस वक्त जो है हमारा सबसे अच्छा कवच जो है वो मास्क है, और उसके बाद वैक्सीन है। अगर ये हम 6 शब्द याद रखें, मास्क और वैक्सीन 3 बार दोहराते हुए, तो मेरे ख्याल से हम लोग जो है सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात बोली कि चाहे एंटीबॉडी होने की बात या सीरो सर्वे में एंटीबॉडीज होने की बात अगर सामने आ रही है, इससे पहले भी आई है, और ओवरऑल अगर देखा जाए सेकंड लहर के ऊपर, और अगर अलग अलग पॉकेट्स का एक साथ आकलन किया जाए, तो ये भी कहा जा रहा था कि अलग अलग पॉकेट्स में जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉकेट्स हैं, ओवरऑल देखा जाए तो 25-30% फर्स्ट लहर के बाद एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद कितना सिवियर था सेकेंड लहर, वो हम सब जानते हैं। डॉक्टर जागृति, लेकिन यहां पर बच्चों के नजरिए से जो 50% से ज्यादा बच्चे मुंबई में जिनके पास एंटीबॉडीज हैं, इसके दो मतलब हैं। एक कि जिनको ये लग रहा है कि भाई बच्चों को तो कोरोना छू के भी नहीं जा सकता, बच्चों को तो कोरोना कुछ नहीं करेगा या उनको हो नहीं सकता। एक तो उनको आंखों खोलने वाली बात है कि भले ही एसिम्प्टोमेटिक रहे हो बच्चे, और उनमें कोरोना की एंटीबॉडीज बनना यह है कि यानी कि उनको कोरोना छू के चला गया। गनीमत यह है कि छू के चला गया। बहुत सारे बच्चे शायद हॉस्पिटलाइज भी हुए होंगे। और दूसरा इसका मतलब यह है कि 50% से ज्यादा बच्चों को अगर एंटीबॉडीज हैं, तो फिर 50% से ज्यादा बच्चे प्रोटेक्टेड भी हैं, कम से कम अगले 2-3 महीने तक। आप किस नजरिए से बच्चों में एंटीबॉडी पाए जाने को देखती हैं मैम? थैंक यू अगेन मुझे इस शो पे लाने के लिए। 50% बच्चे जो हैं अभी एंटीबॉडीज से प्रोटेक्टेड है। ये इट इज सिमिलर टू ग्लास इज हाफ फुल या हाफ एम्प्टी, कि मेरा ग्लास किस तरह से भरा हुआ है या खाली है। जब हम ये कहते हैं कि 50% बच्चे जो है वो प्रोटेक्टेड है, हमें ये भी देखना है कि 50% बच्चे अभी भी प्रोटेक्टेड नहीं है और उनको अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है। सो वन एस्पेक्ट इज दैट कि अभी भी 50% बच्चे जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो 50% बच्चे प्रोटेक्टेड है, वो भी कैरियर हो सकते हैं इन्फेक्शन के। तो वो भी जो अपने आजू बाजू के अनप्रोटेक्टेड और अनवैक्सीनेटेड एडल्ट्स है, उनको ये जो कोरोना का इन्फेक्शन है वो फैला सकते हैं। हालांकि शायद उनको खुद को माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन अभी भी शायद होगा, ऐसा मानते हैं। एज पीडियाट्रिशियंस वी बिलीव कि थर्ड वेव में भी शायद बच्चों को इतना सिवियर कोरोना, अक्यूट कोरोना नहीं होगा। ये एक एस्पेक्ट है। द सेकेंड एस्पेक्ट इज कि जब हम ये कहते हैं कि बच्चों को एंटीबॉडीज मिले हैं, तो बच्चों में पीडियाट्रिक एज ग्रुप में एक एंटीबॉडीज की वजह से जो MIS-C करके, जो मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स फॉर सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, उस तरह से पाया गया है, जो कि पोस्ट कोविड है। ये जो बच्चे हैं उनको एंटीबॉडीज कोविड के होने के बाद ये चीज पाई गई है, ये इन्फेक्शन। सो इनफैक्ट सेकेंड वेव में अगर हम देखेंगे तो एज इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स या पीडियाट्रिक टास्क फोर्स,
उन्होंने MISC पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने ये पाया गया कि जो बच्चे फर्स्ट वेव में जिनको कोरोना छू के गया था या एसिम्प्टोमेटिक थे, उनको ये वेव में हमने ये देखा कि उनको MISC हुआ है। तो ये भी चांस है कि ये जो एंटीबॉडीज है उससे इन बच्चों को, स्पेशली जो एडोलेसेंट एज ग्रुप, जैसे आपने अभी बताया आपके प्रोमो में कि 10 to 14 ईयर्स के एडोलेसेंट बच्चों को ज्यादा एंटीबॉडीज पाई गई है, तो उनमें MISC होने के चांसेस भी रहते हैं। एंड थर्डली, एंटीबॉडीज जो आज है वो कब तक इतने लेवल में रहेंगे वो किसी को पता नहीं। कोरोना की एंटीबॉडीज जो है वो कितने महीनों तक रहती है, कितनी मात्रा में रहती है टू प्रोटेक्ट वन एंड अदर्स फ्रॉम कोरोना, वो हमें अभी तक पता नहीं है। इसलिए ये 3 रीजन की वजह से हमें कॉशन रखना है, पैनिक नहीं करना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि अलग अलग मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए एक आकलन करने के लिए कि सोसाइटी में पैंडेमिक का प्रकोप कितना है, उसका दायरा कितना है, सीरो सर्वेज होते रहते हैं, लेकिन उसका किसी नतीजे को निकाल लेना थोड़ा सा जल्दबाजी भी हो सकती है। लेकिन डॉक्टर पंडित, हम देखते हैं अक्सर आप ही लोग कहते हैं हम लोगों को कि भाई अगर किसी को कोरोना हो गया है तो ठीक है, वैक्सीनेशन को आप कुछ दिन के लिए टाल सकते हैं क्योंकि आपके पास प्रोटेक्शन के लिए एंटीबॉडीज मौजूद हैं। अब लोग तो भ्रमित होंगे ही सर, एंटीबॉडीज के सर्वे आएंगे तो लोग भ्रमित होंगे ही। अच्छा, मेरे को इस बात का डर है कि भ्रमित तो कोई बात नहीं, उसका भ्रम को दूर किया जा सकता है, लेकिन हेजिटेंसी एक आ जाती है। लोग ये मान के बैठ लेते हैं कि, और मैं देख रहा हूं आजकल की यंगर जनरेशन जो है वो क्या करती है, वैक्सीनेशन से पहले फटाफट से अपने एंटीबॉडी टेस्ट करा ले रही है कि चलो देखते हैं हमारे पास एंटीबॉडी है या नहीं है। और अगर उनको लगता है कि हाँ एंटीबॉडी है 30, 40, 50, 60 या 100 के ऊपर है, तो वो अपने आप ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास तो एंटीबॉडी है, हमको वैक्सीनेशन लगाने की जरूरत क्या है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे सर? दीपक जी, मेरा थोड़ा नेटवर्क शायद प्रॉब्लम, ये सवाल मुझे पूछा है। यस सर, डॉक्टर पंडित आपसे मेरा सवाल। सॉरी। तो दीपक जी बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले तो हमको ये जानना, इन जो यंगस्टर्स को है उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंटीबॉडीज जो आज मार्केट में आप टेस्ट कर रहे हैं, सभी लोग कोई न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी नहीं दे रहे। तो हमको एंटीबॉडी की मात्रा देखनी है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी की मात्रा देखनी है। दूसरी बात यह है कि आपको वैक्सीन लगाने के पहले मात्रा देखने की बिल्कुल मुझे लगता है डॉक्टर पंडित से हमारा संपर्क जरा कट रहा है। मैं थोड़ा सा जागृति सांघवी जी आपसे मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा। ओके, डॉक्टर पंडित जुड़ गए हमारे साथ। डॉक्टर पंडित, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? कोई बात नहीं। डॉक्टर जागृति, मैं प्लीज मैं जो शुरुआत डॉक्टर पंडित ने की, मैं चाहूंगा आप उसे कंटिन्यू करें। जो ये भ्रम है कि एंटीबॉडी हमारे पास है तो हम प्रोटेक्टेड हैं, वैक्सीन की जरूरत नहीं है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी मैम? जैसे कि डॉक्टर राहुल पंडित ने ठीक कहा, देयर इज नो रीजन कि अपना वैक्सीन का मतलब अपना कोविड का एंटीबॉडी टेस्ट कराने के बाद हम वैक्सीनेशन ले या ना ले, उसके लिए इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो मेरी सबसे निवेदन है इस प्लेटफॉर्म से कि कोविड एंटीबॉडीज जो है वो टेस्ट ना कराए। अगर आपको कोविड इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है तो गवर्नमेंट ने सेट गाइडलाइंस दी है कि आप 90 डेज के बाद ये वैक्सीन जरूर से ले, क्योंकि इन्फेक्शन का एंटीबॉडीज भी हाउ लॉन्ग कब तक लास्ट करेगा वो हमें पता नहीं है। इसलिए वैक्सीनेशन जो है वो बहुत जरूरी है। सेकेंडली, हम जब एंटीबॉडीज चेक करवाते हैं मार्केट में, पैथोलॉजी लैब्स के पास 2 टाइप के एंटीबॉडीज रहते हैं। एक जो है वो आपको जो इन्फेक्शन हुआ है उसके बाद वाले एंटीबॉडीज रहते हैं, जिसमें कोरोना वायरस में एक जो न्यूक्लियोकैप्सिड करके जो कवरिंग एनवेलप रहता है उसको टेस्ट करते हैं। हालांकि अगर आप वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं तो सिर्फ स्पाइक प्रोटीन का एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। ये जो आपने 2 स्टडीज भी बताया है उसमें बहुत क्लियर कट नहीं बताया गया है कि ये जो एंटीबॉडीज है वो स्पाइक प्रोटीन की एंटीबॉडीज है या फिर न्यूक्लियोकैप्सिड की है। तो इसीलिए हालांकि ये जो दोनों स्टडीज है वो काफी इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ रिलीफ कि हमारे यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है, पर हम इसलिए ये श्योरिटी नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये पता नहीं है कि पोस्ट इन्फेक्शन है या पोस्ट वैक्सीनेशन है। और ये दोनों वैक्सीनेशन की या इन्फेक्शन की इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज कब तक हमारे बॉडी में रह रही है, हम हर हफ्ते तो चेक नहीं करा सकते कि हमारे में कितनी एंटीबॉडीज रही है। इसलिए जैसे डॉक्टर पंडित ने और आपने भी कहा कि सबसे बड़ी बात है सावधानी। और ये हमें बिल्कुल, हालांकि हमें ये अच्छे वाले न्यूज मिल रहे हैं
फिर भी वी शुड नॉट लेट अवर गार्ड डाउन, हमें बिल्कुल लापरवाह नहीं रहना चाहिए और ये सेकेंड वेव से थर्ड वेव तक कूदने का चांस हमें कोरोना को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और एग्जैक्टली और मैं थोड़ा सा एड ऑन यहाँ पे ये भी कर दूं, क्योंकि हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, शोज भी हम कर रहे हैं, डॉक्टर पंडित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर एंटीबॉडीज आपके पास हैं तो क्या उनको नए वेरिएंट से इम्यूनिटी है या नहीं है। अब डेल्टा प्लस की बात आ रही है, तो म्यूटेशन इतने ज्यादा हो रहे हैं कि आपके शरीर में कौन सी एंटीबॉडी वो कारगर होगी नहीं होगी, कोई बहुत ठोस साइंटिफिक आधार हमारे पास है नहीं। इसलिए सिर्फ एंटीबॉडी होने से निश्चिंत बैठ जाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी और मुझे लगता है अनसाइंटिफिक भी होगा। डॉक्टर पंडित। बिल्कुल, डॉक्टर जागृति जी ने बहुत, मैंने सुना लास्ट में जो उन्होंने कहा, सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था कनेक्शन। एक्चुअली एंटीबॉडीज जो है आपके पास न्यूट्रलाइजिंग है या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और दूसरी बात ये है कि आपको एंटीबॉडीज का कोई भी लेना देना नहीं है वैक्सीन से, आपको वैक्सीन लगानी है, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र चीज ऐसी है जो कि आपको निश्चित रूप से न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज आपके शरीर में पैदा करेगी। और दूसरी बात जो है कि जैसे आपने अभी कहा कि ये डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, इनके ऊपर सब वैक्सीन काम करेगी कि नहीं या उनके ऊपर एंटीबॉडीज काम करेगी कि नहीं, ये सवाल रिसर्चर्स के लिए छोड़ दे। आम आदमी के लिए सवाल का कोई महत्व नहीं है। आम आदमी के लिए ये सवाल, यही एक चीज ध्यान में रखना है कि जो आज हमारे पास अप्रूव्ड वैक्सीन है उनमें से आप कोई भी एक वैक्सीन जो आपको आपके नंबर पे आ रही है ले लीजिए और आप अपना मास्किंग जो है कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर चालू रखिए। बाकी ये एंटीबॉडी कराने के पीछे मत पड़िए, उससे आपको सिर्फ आप भ्रमित हो जाएंगे, शायद आप हेजिटेंट हो जाएंगे वैक्सीन लेने के लिए, और नुकसान आपका और आपके परिवार वालों का है। क्योंकि अगर आप संक्रमित हो गए तो आपके वजह से परिवार वाले भी जो है वो भी रिस्क में आ जाएंगे। तो कृपया करके वैक्सीन लगाइए, खासतौर से यंगर जनरेशन जिसकी आप बात कर रहे थे। ओके सब, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक और सवाल डॉक्टर राहुल पंडित और डॉक्टर जागृति से पूछेंगे कि डॉक्टर राहुल, अगर सीरो सर्वे में ये बात सामने आती है कि एंटीबॉडीज हैं और आप कह रहे हैं कि एंटीबॉडी से हमें बहुत ज्यादा संतुष्ट होकर आश्वस्त होकर बैठना नहीं है, तो थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि फिर ये सीरो सर्वे, एंटीबॉडीज का मिलना, ये सिग्निफिकेंट क्यों है? क्या इससे संकेत मिलते हैं आप लोगों को या हेल्थ एक्सपर्ट्स को? कभी भी हम सीरो सर्वे जब करते हैं तो हमको एक समझ में आता है कि इस बीमारी का संक्रमण कितना हो गया। एक तो वो कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स रहते हैं जो कि पॉजिटिव हुए हैं, उनकी टेस्टिंग हुई है। हम ये भी जानते हैं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कि माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक डिजीज होता है, उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको कोविड होके गया है। तो एक तो हमको ये एपिडेमियोलॉजिकल डाटा मिलता है। दूसरा हमको ये एक समझ में आता है कि हमको जिस एरिया में अगर वैक्सीनेशन करना है तो जहाँ पे शायद एंटीबॉडीज कम हो वहाँ पे हम वैक्सीनेशन जो है जो इसे डेमोक्रेटिक तक ये जो है वो लेने बहुत मुश्किल है। हम ये सब इसके ऊपर बेसिस पे नहीं ले सकते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण हमको ये बताना है लोगों को कि एंटीबॉडीज है तो आइदर आपको डिजीज की वजह से नेचुरल एंटीबॉडीज आई है या तो आपको वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडीज आई है। दोनों से जो है आपको री इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े बहुत रहते हैं। और ये अगर री इन्फेक्शन हो गया तो आपको वैक्सीन के बाद जो है एक वैक्सीन की जो हम लोग एफिकेसी बोलते हैं वो आपको ये बताती है कि आपको सीवियर डिजीज नहीं होगा, आपका आईसीयू में एडमिशन होने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आपको जो है डेथ से है ये वैक्सीन जो है सुरक्षा देगा। और जो दूसरी तरह की एंटीबॉडी जो नेचुरल एंटीबॉडीज है वो इतनी तरह से न्यूट्रलाइजिंग है या नहीं ये नहीं पता चल पाता है, पर वो भी एक कहीं ना कहीं जाके आपको जो है सुरक्षा देती है और वो आपको जो है इन्फेक्शन से बचाती है। पर माइल्ड इन्फेक्शन या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन आपको एंटीबॉडीज होने के बावजूद भी हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों एंटीबॉडीज आपके शरीर से कब कम हो जाएगी ये बताना इस वक्त मुश्किल है। हम जानते हैं कि 3 से 6 महीने के अंदर जो है नेचुरल डिजीज के बाद वाली एंटीबॉडीज कम हो जाती हैं। वैक्सीन से मिली हुई एंटीबॉडी शायद 9 या 12 महीने तक चलेगी ऐसा भी लग रहा है, उसके बाद बूस्टर डोज की फिर जरूरत पड़ेगी। तो हम एंटीबॉडीज के पीछे ना जाते हुए सिर्फ नियमों का पालन अगर करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, ये सीरो सर्वेज ये सब जो हैं ये हेल्थ एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए छोड़ दीजिए। आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि वैक्सीन लगानी है और एंटीबॉडी खुद से जाकर आप टेस्ट मत कराइए, क्योंकि एंटीबॉडी के टेस्ट में पता चला कि आप भ्रम में रहे, वैक्सीनेशन भी छूट गया, इस बीच इन्फेक्शन आपको हो गया, तो फिर लेने के देने भी पड़ सकते हैं। कुल मिला के जिस्ट अब तक लब्बो-लुबाब बातचीत का यही है। लेकिन डॉक्टर जागृति, मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, इस तरह के सीरो सर्वे में अगर हम इस आंकड़े पर थोड़ा सा फोकस करें कि 50% से ज्यादा बच्चों को एंटीबॉडीज हैं,
क्या ये गवर्नमेंट को हेल्प करेंगी, या आप सजेस्ट करेंगी ऐसे माहौल में स्कूल को रीओपन करने के लिए, बच्चों की आवाजाही के लिए इस वक्त क्या आप सजेस्ट करेंगी, या इस डेटा को आधार लेंगी क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो इतने एंटीबॉडीज हमें मिली है कि 50% बच्चे जो है उनमें एंटीबॉडीज पाई गई है, ये एक अच्छी बात है। आश्वस्त होने वाली बात जरूर है, पर जैसे मैंने कहा कि वी कैन नॉट थ्रो कॉशन टू द विंड। महाराष्ट्र पीडियाट्रिक टास्क फोर्स अंडर द एजेस ऑफ अपने जो चीफ मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने बहुत सारी प्रिपरेशंस की है थर्ड वेव के लिए, कि पीडियाट्रिक्स वार्ड्स जो है, पीडियाट्रिक कोविड वार्ड, पीडियाट्रिक आईसीयू वगैरह सब बनाए हुए हैं टू रैंप अप, ताकि अगर थर्ड वेव आए समझो सितंबर अक्टूबर में, तो हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो सामान्य लोग हैं वो इस तरह से सोचे कि चलो अभी तो एंटीबॉडीज भी है, तो और वी हैव, गवर्नमेंट ने इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिए, तो चलो हम बेफिक्र होके यहाँ चले जाए। आज आप देखेंगे तो वीकेंड्स में आधा बम्बई जो है वो आजू बाजू के हिल स्टेशन में चला जाता है, जो उनके लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये जो सीरो सर्वेलेंस या सीरो सर्वे है, अल्दो ये आश्वस्त होने वाली बात है, पर जैसे डॉक्टर पंडित ने भी राइटली कहा कि वो रिप्लेस नहीं कर सकती है अपने कॉशन या मास्किंग या वैक्सीनेशन को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बताई इज अबाउट स्कूल रीओपनिंग। जैसे कि अभी जून जुलाई चल रहा है, सारी स्कूलों का खुलने का माहौल है एक्चुअली, बट जब तक हमारे बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तब अभी के हाल में एटलीस्ट जो छोटे बच्चे हैं अप टू मे बी 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड और शायद बड़े भी, क्योंकि एजुकेशन जो है वो जितना इम्पोर्टेंट है उतना बच्चों की जान की सुरक्षा भी उतनी इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है जब तक हम पीडियाट्रिक बच्चों में जब तक वैक्सीनेशन जो है वो रैंप अप नहीं हो जाता है, और जब तक उनको काफी, अभी हम देख रहे हैं काफी सारे कंपनीज हैं, वैक्सीन कंपनीज, वो बच्चों में स्टडीज कर रही है, और मुझे ऐसा अंदाजा है कि शायद दिसंबर तक वी विल हैव अ पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन इन प्लेस। तो अगर काफी सारे बच्चे, जब पीडियाट्रिक वैक्सीन आता है तो और मेरा आज तो एम्स से अच्छी खबर भी आई है मैम कि 1 से 2 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ट्रायल जो है वो शुरू हो चुकी है। तो बहरहाल एब्सोल्युटली बिल्कुल, तो आज तो जब हम बच्चों को वैक्सीन दे पाएंगे तब डेफिनेटली मुझे ऐसी पूरा भरोसा है कि हम नेक्स्ट ईयर तक अपने बच्चों को डेफिनेटली स्कूल में भेज पाएंगे। पर जब तक नहीं है तब तक मास्किंग और सबका वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है। मास्क, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैक्सीन। और वैक्सीन की भी एक डोज नहीं, दोनों डोज लेनी है, ये बात ध्यान रखना है। एक डोज के बाद भी आप निश्चिंत होकर मत रहिए। और ये एंटीबॉडी वाली जो बातें हैं, इसमें लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग वाली बात आपके साथ ना हो, इसलिए एंटीबॉडीज के भ्रम में ना रहें। हाँ, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट, हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए ये थोड़ा आगे बढ़ने के लिए और एक ओवरलुक लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के सीरो सर्वे, लेकिन आम आदमी से कोई नतीजा निष्कर्ष ना निकाले तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल पंडित, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। डॉक्टर जागृति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज के शो में इतना ही। आप देख रहे थे आपकी खबर आपका फायदा। इजाजत दें, नमस्कार।